स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। खबरों की शुरुआत करेंगे और आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा के अंदर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा दौरे पर हैं। इस दौरान वो संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी, चलिए आपको सुनाते हैं। उदासीन क्यों रहे, इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। भाई और बहनों, देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गांवों में रहती है, उन गांवों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया, तो हम गांव की अर्थव्यवस्था को, गांव में सुविधाओं को, गांव के लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता में ले आए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जो 10 करोड़ गैस कनेक्शन मिले, वो गांव के लोगों को ही तो मिले हैं। हमारी सरकार में गरीबों के जो देश भर में 4.25 करोड़ से भी अधिक घर बने हैं, उसमें से 3 करोड़ से अधिक घर गांव में ही तो बने हैं। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि इन ज्यादातर घरों में मालिकाना हक हमारी बहनों, बेटियों, माताओं का भी है। हमारे यहां एक ऐसी ट्रेडिशन चली, घर हो तो पुरुष के नाम पर, दुकान हो पुरुष के नाम पर, गाड़ी हो पुरुष के नाम पर, खेत हो पुरुष के नाम पर, महिलाओं के नाम पर कुछ होता ही नहीं था। हमने ये रिवाज बदला है और मालिकाना हक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बने। साथियों, भाजपा की सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है। और आप जानते हैं, आज के समय में पीएम आवास का हर घर लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत का होता है। यानी भाजपा ने देश में करोड़ों दीदी को लखपति दीदी बनाया है। मैं इन सभी लखपति दीदियों को प्रणाम करता हूं। आप आशीर्वाद दीजिए कि देश में और कोटि दीदी भी लखपति बने, इसके लिए हम काम करते रहे। आज भी यहां 4 लाख लोगों का उनके अपने पक्के घर में गृह प्रवेश हुआ है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लखपति दीदी बन गई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पीएम सौभाग्य योजना के तहत जिन 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंची, उनमें से ज्यादातर गांव के ही घर हैं। गांव के रहने वाले मेरे भाई बहन हैं। गांव के लोगों के लिए हमारी सरकार ने हर घर जल योजना भी शुरू की है। सिर्फ 3-4 साल में इस योजना की वजह से देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल मिलने लगा है।
यहां एमपी में भी गांव में रहने वाले सिर्फ 13 लाख परिवारों तक नल से जल पहुंचता था। पहले की बात करता हूं। आज एमपी के गांवों में करीब करीब 60 लाख घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है और आपका एक जिला तो 100% हो गया है। साथियों, हमारे गांव के लोगों का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा मध्य प्रदेश के अंदर संबोधन करते हुए नजर आए। महिला सशक्तिकरण के ऊपर सरकार द्वारा जो भी काम किए गए हैं उसकी सभी उपलब्धियां बताते हुए ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा से हैं। और कितने राज, क्योंकि लगातार सीसीटीवी फुटेज से लेकर कई सारे लोगों की अभी भी छानबीन होते हुए नजर आ रही है। एक तरफ उमेशपाल हत्याकांड के अंदर एसटीएफ जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हत्याकांड के ऊपर अतीक और अशरफ के एसआईटी जांच करते हुए नजर आ रही है। तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उमेशपाल मर्डर केस से इस वक्त का यह सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि बरेली जेल से उमेशपाल हत्या का प्लान बना था। इसके पुख्ता सबूत JK 24/7 न्यूज को मिल गए हैं, जहां बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। अशरफ से असद और गुड्डू मुस्लिम मिलने के लिए पहुंचे और इस बीच 9 लोग कुल मिलाकर मिलने के लिए पहुंचते हैं। 11 फरवरी की ये सीसीटीवी फुटेज बताई जा रही है। इस बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, क्योंकि फॉरेंसिक जांच बेहद ज्यादा जरूरी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां बरेली जेल के अंदर जहां पर अशरफ कैद था, वहां की ये सीसीटीवी फुटेज है, जहां पर ना केवल असद, ना केवल गुड्डू मुस्लिम, 9 लोग मिलने के लिए आते हैं। अतीक अहमद और उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े कई बड़े और हैरान कर देने वाले खुलासे हो चुके हैं और हर रोज कुछ ना कुछ नया खुलासा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक और नया खुलासा हुआ है, जिसने अतीक और उसके गैंग के खतरनाक मंसूबों को उजागर कर दिया है। दरअसल बरेली जेल के कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें अतीक का बेटा असद और उसके साथी शूटर्स बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सीसीटीवी फुटेज 11 फरवरी तक की बताई जा रही है, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि उमेशपाल की हत्या से पहले अतीक का बेटा असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, उस्सान उर्फ विजय, शूटर गुलाम जेल में बंद अशरफ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि इसी जेल में अशरफ के साथ मिलकर असद समेत सभी शूटर्स ने उमेशपाल हत्याकांड की साजिश रची। और एक हैरान कर देने वाली बात यह भी सामने आई है कि अतीक अहमद ने G20 समिट, सही सुना आपने, G20 समिट के दौरान उमेशपाल की हत्या करने की साजिश रची थी, मगर कुछ शूटर्स ने इसके लिए मना कर दिया, जिसके बाद उमेश की हत्या 24 फरवरी को उमेश के घर से कुछ दूरी पर हुई। दरअसल उमेशपाल की हत्या के जरिए अतीक यूपी में फिर से अपनी दहशत फैलाना चाहता था। हत्याकांड के बाद उमेशपाल की पत्नी ने 9 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं अब इस एनकाउंटर की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग भी गठित कर दी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां अतीक के दफ्तर में खून के धब्बे मिले हैं। अतीक के दफ्तर से ये खून के धब्बे मिले हैं, साथ ही खून से सनी हुई चूड़ियां भी बरामद हुई है। थोड़ी देर में अतीक के दफ्तर पहुंचेगी फॉरेंसिक की टीम, एफएसएल की टीम कुछ देर के अंदर अतीक के घर पर पहुंचेगी, ऑफिस में पहुंचेगी। इस बीच एफएसएल टीम खून के धब्बों की जांच करेगी। पुलिस सीढ़ियों और साथ ही कपड़ों पर खून के धब्बे मिले हैं और इस बीच कमरे में रखे दुपट्टे पर भी खून के धब्बे मिले हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां लगातार खुलासे पे खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ अतीक और अशरफ का हत्याकांड, तो वहीं दूसरी तरफ उमेशपाल हत्याकांड के भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं 9 लोग जो है 9 लोग सीसीटीवी फुटेज में 11 फरवरी के अंदर कहा जा रहा है कि अशरफ से मुलाकात करने पहुंचते हैं। और इस बीच अतीक के दफ्तर के अंदर ये खून के धब्बे आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं।
इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कहीं सारे खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। जी अमित। प्रयागराज में ये जो अतिरिक्त कार्यालय है हमारे पीछे यहाँ पे मौजूद है। इस समय एफएसएल की टीम जो है वो फॉरेंसिक पूरा वो जो ब्लड सैंपल्स हैं उनको ले रही है, साथ ही जो उसमें साड़ी जो उसमें जिसमें खून से सनी हुई थी उसको अपने हैंड ओवर ले रही है, साथ ही ये जो चाकू है इसको भी अपने कब्जे में ले रही है। तो लगातार जो है जो प्रयागराज पुलिस जो है, क्योंकि लगातार कुछ तो कुछ नए ऐसे खुलासे हो रहे हैं जैसे हर कोई हतप्रभ है कि ये तो हो क्या रहा है आखिरकार। अगर वहीं पे जहाँ पे अतिरिक्त कार्यालय, इस कार्यालय के बाहर ही पुलिस तैनात की गई थी, उसके बावजूद उसके अंदर से कैसे कोई व्यक्ति अंदर गया, वहां पे कैसे ये चाकू बरामद हुए, कैसे खून के धब्बे हैं, ये किसके खून के धब्बे हैं ये भी नहीं साफ हो पाया है कि किसके ये धब्बे हैं। लेकिन जैसे एकदम धार टाइप का वहां पे किसी को जैसे मार के जैसे बहुत बुरी तरह जैसे मारा गया हो और खून के किस्से चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं, धार जैसे पूरे दीवालों पे नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद ही वहाँ पे जो है वो जो पूरी जो बिल्डिंग है जो हमारे पीछे है इसको सील कर दिया गया है। अंदर जो है फॉरेंसिक टीम और भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है यहाँ पे, वो जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस टीम वहाँ मौजूद थी, 24 घंटे की ड्यूटी जब लगाई गई थी वहीं पे, तो कैसे वहाँ पे जो कोई व्यक्ति अंदर पहुंचा है, क्योंकि बिना पहुंचे ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया। कौन व्यक्ति था, जो सामान बिखरे हैं वो किसने बिखरा दिए, क्योंकि ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे उमेश पाल हत्याकांड के बाद यहाँ पे पुलिस ने छापेमारी की थी, जहाँ से 74 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए थे, असलहे बरामद किए थे। यहीं से एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। उसके बाद कुल मिला के 5 लोगों की गिरफ्तारी प्रयागराज पुलिस ने दिखाई थी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। जब ऐसी चीजें जब बरामदगी हुई और यहाँ पे पुलिस जब तैनात कर दी गई, उसके बावजूद कैसे कोई अंदर, क्योंकि कल तक यहाँ पे कोई भी ऐसे खून के दाग दगे नहीं वहाँ नजर आए थे, कोई भी ऐसी चीजें वहाँ पे नहीं थी। लेकिन रात में ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे ऐसी जो चीजें बरामद क्या अमित, ये जिस तरीके से तार जुड़ रहे हैं, ये हिसाब लगा लिया जाए कि किसी चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था उस कार्यालय के अंदर जिसको छुपाने का प्रयास किया गया है, या कोई डाइवर्जन के डाइवर्ट करने के कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहां पे पहुंचा और देखा वहां पे तलाशी, क्योंकि वहां पे बहुत ऐसे कागजात जो थे वो पड़े थे, वहां पे रखे हुए थे। उसमें बहुत ऐसे अतिक्रमण की रजिस्ट्रियां थी, कुछ ऐसी रजिस्ट्रियां भी वहां पे थी, कुछ ऐसे दस्तावेज भी थे। वो कौन से ऐसे दस्तावेज कौन लेने आया था, कौन ऐसा व्यक्ति था, तो अब ये जांच में ही खुल के आएगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है। क्योंकि आसपास जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, इन सभी कैमरों को वहां पे चेक किया जाएगा कि कौन व्यक्ति आया यहाँ पे, रात में कितने बजे कौन आया, कौन गया यहाँ पे आसपास में, और कौन बिल्डिंग के अंदर गया, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, ये सभी अब जांच का विषय हो गया है। फॉरेंसिक जो टीम है वो अंदर इस समय कार्यालय में जो है पीछे वो वहाँ पे जांच कर रही है, पुलिस वो भी है वहाँ पे मौजूद है। अब तो देखना होगा कि ये जांच में क्या खुल के निकल के आता है, क्या, क्योंकि नए कुछ न कुछ रोज खुलासे हो रहे हैं। जैसे आज सीसीटीवी फुटेज वहाँ बरेली जेल का आया, उसके बाद वहाँ पे असद गुलाम और साबिर और जो और अन्य शूटर वो अशरफ से मिलने गए थे। तो लगातार रोज नए खुलासे अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर अब हो रहे हैं। तो क्या अमित, पुष्टि की गई है पुलिस द्वारा कि ये खून के धब्बे पहले नहीं थे? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है, ये क्योंकि ये जो धब्बे हैं ताजे धब्बे हैं, कोई पुराने धब्बा नहीं था, क्योंकि उसमें जो हिसाब से ब्लड जो गिरे हुए हैं वो ताजा ब्लड है। कोई मतलब ये ज्यादा से ज्यादा करीबन 8-10 घंटे पुराने से ज्यादा ये ब्लड नहीं नजर आ रहा है। तो ये साफ है कि ये कोई जो घटनाक्रम है ये देर रात में ही हुई है कहीं ना कहीं, और जब पुलिस तैनात थी तो कैसे घटनाक्रम हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। ठीक है अमित, आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चर्चा की ओर आगे। इस बीच ये कई सारे खुलासे और हमारे मन में भी कई सारे सवाल, कैसे बना बरेली जेल में हत्या का ये पूरा प्लान? नाक के नीचे से यूपी पुलिस के ये पूरा प्लान बनते हुए नजर आता है। इस बीच जेल से माफिया, खूनी खेल, सुरक्षा क्या फेल? और इसी बीच क्या उमेश पाल मर्डर की साजिश बरेली जेल में ही रची गई थी? क्योंकि JK 24/7 न्यूज को जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उससे तो यही लग रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ क्या जेल में कोई एंट्री दर्ज नहीं हुई? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सारी सूत्र ये भी कहते हैं कि अंदर जाते हुए किसी भी रजिस्टर के अंदर कोई भी एंट्री नहीं हुई। इस बीच क्या अतीक की हत्या का सच सामने आएगा? और अतीक की हत्या के साथ साथ कई सारे तार कि उसी के दफ्तर के अंदर खून के धब्बे मिलते हैं,
कहां से आते हैं खून के धब्बे, कहीं सारे सवाल। इसी बीच इन सवालों के बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां अतीक के बेटे असद गुलाम के एनकाउंटर की अब जांच होते हुए नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि 3 सदस्यीय आयोग गठित पूर्व जज राजीव लोचन मल्होत्रा अध्यक्षता करेंगे इस जांच की, और साथ ही पूर्व डीजीपी विजय गुप्ता भी इसकी जांच करते हुए नजर आएंगी। तो लगातार आपको बता दें, जांच जो है वह की जा रही है, लेकिन इस बीच जांच के अंदर पूर्व डीजीपी विजय गुप्ता ये पूरी जांच करते हुए नजर आएंगे। ये असद के एनकाउंटर के ऊपर ये टीम गठित की गई है। तो आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा, क्योंकि हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। जीएस अवाना हमारे साथ पूर्व आईपीएस हैं, विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जीएस अवाना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कहीं सारे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ सुरक्षा में चूक कही जा रही है कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ का एनकाउंटर हुआ, लेकिन अब उसी के दफ्तर से खून के धब्बे मिलते हैं, और वही दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, जहां पर आराम से वहां पर जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, रजिस्टर के अंदर कोई एंट्री नहीं हो रही है और मुलाकातें होते हुए नजर आ रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप जीएस अवाना जी? अभी जैसे जैसे तफ्तीश जाएगी, जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, तो बहुत सारी बातें होंगी। जहाँ पर सवाल है कि दफ्तर में खून के मिलते हैं, गोलियों के निशान मिले हैं, दुपट्टे पे खून का निशान मिला है, चाकू मिला है, और ये कई चीजें मिली हैं। तो अभी काफी समय से ये जो दफ्तर था आतिक का, ये एक तरह से वीरान सा हो गया था, और नशेड़ी वगैरह इसका प्रयोग कर रहे थे। तो और ये जो खून के धब्बे वगैरह हैं, ये ताजा हैं, इतने पुराने नहीं, ये बातें हैं। तो लगता है कि ये कुछ इस तरह के लोग जो वहाँ घूमते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, तो वो वहाँ बैठ के अपने नशेड़ी नशा वशा करते होंगे और उसी में कुछ ये हुआ होगा। तो ये उस तरह की बात तो लगती नहीं है इस ऑफिस में जो ये हुआ है। बाकी तो तफ्तीश से पता पड़ेगा। अभी पुलिस वहाँ पहुँच गई है, ब्लड स्टेन ले रही है और जांच करेगी कौन लोग जो है इस वीरान जो दफ्तर है इसमें रात के वक्त आता है। तो इन सब विषयों पर जांच होगी। जहां तक जेल में 9 आदमियों का जाना और उसकी कोई भी एंट्री ना होना और सीधे जाके मिलना, इसमें कोई दो राय नहीं, ये जेल प्रशासन की एकदम लापरवाही है। क्योंकि जो मिलने का तरीका है वो इस तरह से नहीं है। जेल में मिलने का तरीका है कि वो निश्चित समय होता है, बताया जाता है, और फिर फिजिकल बैरियर रहता है दोनों के बीच में। इस तरह से 9 आदमी जेल में कभी नहीं मिलते। तो इस सारे उसमें मुझे तो लगता है कि जेल प्रशासन की लापरवाही। ठीक है, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बीच जहां खून के धब्बे मिल रहे हैं, तो बड़ा सवाल तो ये उठता है कि वहां पर क्या मौजूद था, क्योंकि वह अतीक का ऑफिस था और वहां पर कुछ ऐसे सबूत होंगे तभी इस तरीके की घटना वहां पर होते हुए नजर आ रही है। तो फिर से सुरक्षा में चूक नजर आ रही है कि वहां पर किसी तरीके से सीलिंग नहीं करी गई, कोई पुलिस अफसर वहां पर मौजूद नहीं था। जी देखिए पलक जी, अतीक कांड को हुए कई दिन हो चुके हैं और मुझे लगता है कि शूटर्स से भी चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के पास उन लोगों के 4 या 5 दिन की रिमांड मिली थी, उनसे भी पूछताछ की गई है और इस अतीक के केस को खोलने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस काफी अपने प्रयास कर रही है। जहां तक बात आज के इस घटनाक्रम की है, तो ये निश्चित तौर पे गंभीर घटनाक्रम है और ये बता रहा है कि जो है वहां पर सुरक्षा की जो लैप्सेस हैं, जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, जो कि इस स्पॉट पे मैं समझता हूँ पैरेबी फोरेंसिक एविडेंसेस लिए गए होंगे, जब क्योंकि ये सारा ही घर जो है गिराया गया था, तो उसके पहले की भी पुलिस ने सारे दस्तावेज लिए होंगे। तो इन सारी चीजों को अभी तक जिस तरीके से सारे ही लोग देख रहे हैं और ये पब्लिक है सब चीजें, तो इसमें जो पुलिस की लैप्सेस हैं जो इस पॉइंट पे होना चाहिए, जिससे कि कोई ऐसे अहम सबूत ना मिटा दिए जाएं या इस प्रकार का घटनाक्रम होना, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन पॉइंट पर अभी भी जो पुलिस सिक्योरिटी, जो पुलिस का जो एक अपना पैरा होता है,
या पुलिस की जो अपनी एक नजर होती है वो कहीं न कहीं थोड़ी इसमें लापरवाही बरती जा रही है। और ये मैं कहूँ कि अगर इंटेलिजेंस फेल्योर भी है तो कोई इसमें डाउट की बात नहीं है कि इस घटना जिस घर को गिराया गया हो, जहां से कि हमने कुछ सबूत दिए हों जो केस के लिए अहम हो सकता है, तो वहां निश्चित तौर पे पुलिस का जो है अपना एक सुरक्षा तंत्र होना चाहिए था। और ये जो लापरवाही है ये कहीं न कहीं हमें हो सकता है कि कुछ जो नई फॉरेंसिक टीम जाकर के हमें सबूत ले रही, तो हो सकता है कोई नई खुलासे हो जाए इसमें, वो भी एक बात होगी। हो सकता है कोई कड़ी जुड़ने ना जा रही हो इसमें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार का घटनाक्रम कोई अंजाम दिया गया है और बाकायदा उस स्पॉट पे दिया गया है, जो कि पहले से ही अहम है बहुत इस केस के मामले में। तो ये स्पॉट यूज किया गया है। जी सवाना जी, एक बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये खून के धब्बे मिलने के साथ साथ कई चूड़ियां भी बरामद हुई हैं जिनके ऊपर खून के धब्बे हैं। तो इस बीच क्या वो शाइस्ता परवीन भी हो सकती है, क्योंकि वो भी फरार चल रही है, गुड्डू मुस्लिम भी फरार चल रहा है। जी देखिए, अगर शक जाता है कि शाइस्ता परवीन हो सकती है या कोई और इस तरह की कोई प्रोमिनेंट लेडी है उस फैमिली की, तो ये तो ब्लड स्कैन लिया जाएगा और डीएनए से साफ हो जाएगा ये ब्लड किसका है। तो इसमें वो करेंगे ही पुलिस वाले। ऐसा नहीं है कि वहां से ब्लड स्कैन लें और उसको किसी से मैच ना कराएं। तो वो तो प्रक्रिया है, वो तो सामने आ जाएगा, अगर वो है तो भी आ जाएगा। बिल्कुल। और इस बीच जेल प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि रजिस्टर के अंदर कोई एंट्री नहीं हुई, एक आईडी कार्ड थी जिसके ऊपर 9 लोग मिलते हुए नजर आ रहे थे। और इस बीच बड़ा खुलासा कि बरेली जेल के अंदर व्हाट्सएप कॉल्स भी होते हुए नजर आ रही थी। जी सवाना जी, ये तो बहुत ही बड़ा नेक्सस है और ये स्पष्ट भी है जिस तरह से जो है वहां से पूरा धंधा चलता था, लोगों को थ्रेट करता था अभी, और उसके सारी बातें करती थी। तो कम्युनिकेशन तो जरूरी, और कम्युनिकेशन बिना मिली भगत के जेल प्रशासन के हो नहीं सकता। अब व्हाट्सएप चल रहा है तो क्यों नहीं जैमर लगाए गए? जैमर उसमें लग जाते तो उनसे भी कम्युनिकेशन नहीं होता। और इतनी सुविधा दी गई है कि 9 आदमी जब चाहे अपने आप अंदर जाके मिल लें। ये तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आ रहा है कि उसमें जो है असद, गुड्डू मुस्लिम और जो है गुलाम, वो तीनों तो आइडेंटिफाइड हो रहे हैं जो उसमें गए 11 फरवरी को। तो ये सब चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हैं। इसमें एक गहन जांच होने की आवश्यकता है। और यही नहीं, जितनी भी जेल हैं उनमें जो इस तरह का चल रहा है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ भी क्या एक्शन लिया जाए, इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। अब कोई और भी तो दूसरी जेल है उनमें इस तरह का चल रहा है, और जेल में ज्यादा सुरक्षित आज जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जेल में बदमाश ज्यादा सुरक्षित है और अपना धंधा भी बढ़िया चलाता है, और उसका कोई सबूत भी नहीं रहता है कि वो बाहर तो आया नहीं। तो जब वो मौके पर आया नहीं तो वो किसी FIR या किसी जुर्म में उसको इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर वो तो उसके लिए एक सेफ हेवन बन गया है। इस सेफ हेवन को दूर करने की आवश्यकता है। नहीं तो इस बीच जी सवाना जी, आप एक पूर्व IPS हैं और मुझे लगता है पुलिस को आप मुझसे और विजय जी से काफी ज्यादा बेहतर जानते हैं। क्या लगता है अभी यूपी पुलिस के ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक तरफ हम देख रहे हैं कि वहां पर ऑफिस के अंदर खून के धब्बे मिल रहे हैं, चूड़ियां मिल रही हैं, ताजा खून के धब्बे बता रहे हैं कि अभी बड़े फ्रेश हैं, और वही दूसरी तरफ ये वीडियोस जो है वो वायरल होते हुए नजर आती हैं कि जी ये तो 11 फरवरी की है, पूरी साजिश जो है वो जेल के अंदर रची गई। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे यूपी पुलिस पर? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि एक तो जो ये अतीक का ऑफिस है इसमें और भी कई पत्रकारों ने पहले दिखाया था, कैमरा ले जाके डायरेक्ट के फाइलें पड़ी हुई हैं, पुराने मुकदमे के कई रिकॉर्ड्स उनके पड़े हुए हैं और कई चीजें पड़ी हैं। तो मेरे हिसाब से जब ये किया तो इसको थोड़ा सुरक्षित करने की आवश्यकता थी कि कोई भी इसमें जाए, कुछ भी जाए, बाद में भी आपको कोई सबूत चाहिए, कोई और चीज चाहिए, यहाँ से
काफी कैश बरामद हुआ था, यहाँ से बहुत सारा असला जो है वो बरामद हुआ था। तो इसमें इतना वीरान छोड़ने की या इसको अनअटेंडेड छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। इसकी कुछ तो निगरानी रखने की आवश्यकता थी। दूसरी जो बात है कि जेल में जिस तरह से चल रहा है, तो उसमें भी निगरानी की आवश्यकता है, आइंदा ना हो, जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये जो चीजें हैं, इससे आम जनता में प्रशासन का विश्वास टूटा है कि भाई देखो, जेल में तो जो चाहे वो कर लें, जेल में आराम से जाते हैं। और हमने देखा है कि जो सिफारिशें आती हैं पुलिस पे, अक्सर ये सिफारिश आती है कोई किसी को गिरफ्तार कर ले कि साहब इसका जो है चालान करो, एक बड़ा पॉपुलर टर्म में चालान करा दो, सिफारिश आती है इस बात की। और चालान का मतलब क्या है कि जेसी भेज दो, जेल में भेज दो, वहां वो ज्यादा आराम में है, सुरक्षित है। पीसी से डरते हैं और जेसी से नहीं डरते। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है कि भाई इतनी आरामदायक जेल कैसे बनती जा रही है, किस बूते से बनती जा रही है। और ये बातें भी निकल के आती हैं गाय बगाए कि जेलों से हर चीज जो फैसिलिटी लेते हैं तो उसके लिए पेमेंट की जाती है। वहां पे आप ये चीज लेंगे तो आपको इतना पैसा, आपको ये फैसिलिटी है तो इसका लिए इतना पैसा, हर एक चीज का एक प्राइस टैग हमने सुना है वहां पे होता है। तो इन चीजों के ऊपर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। बिल्कुल। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे? अतीक और अशरफ का एक तो काफी ज्यादा शुक्रिया इस बात का कि एटलीस्ट हमारी व्यवस्था की, हमारे सिस्टम की कई सारी पोल पट्टियां खुलते हुए नजर आ रही हैं। जी देखिए, ऐसा है कि जो 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 राजनीतिक सत्ता है, दरअसल जितने भी माफिया हैं, जितने भी इस प्रकार के गैंगस्टर्स हैं कहना चाहिए, या बड़े माफियाज हैं, उनकी पकड़ राजनीतिक तौर पर हर स्टेट में, जहां अगर आप दूसरे स्टेट्स में भी देखेंगे तो वहां पर जो भी प्रेजेंटली सरकार होती है, जो वर्तमान सरकार होती है, उस या जो राजनीतिक दल उनसे जुड़े होते हैं, तो ये नेक्सस एक पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस है। और इसको जब तक कि पॉलिटिकल सिस्टम से इस प्रकार के एलिमेंट्स को अलग नहीं किया जाता है, तब तक ये जो खुलासे आपको जो नजर आ रहे हैं, जो ये लगता है कि साहब इनका इतना असर था यहाँ पे, ये हमारे सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने साथ इनको जोड़े हुए है। और उस जुड़ाव के कारण से भाई जो राजनेता हैं वो इनके मसल और मनी पावर का इस्तेमाल जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं चुनावों में काम आता है, वो लोगों को डराने या धमकाने के काम आता है। जो इनका एक माफिया का इमेज है, उसके कारण से वो इलाके की सीटें जीतते हैं, वहां का विधायक चुना जाता है। और आपको सत्ता तो सरकार पता तो है कि लगभग हर वक्त ये कहते हुए नजर आई कि जी हम तो माफियाओं का विनाश कर रहे हैं। पहले की सरकारें जो हैं, जो अभी फिलहाल में विपक्षी पार्टियां हैं, वो संरक्षण करते हुए नजर आ रही थी। नहीं पलक जी, देखिए, अब ये जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो फिर आपको दोनों तरफ के आरोप सुनने पड़ेंगे। जो विपक्ष है वो अपनी बात रख रहा है और सत्ता पक्ष जो है वो पल्ला झाड़ता है। वो साहब कहता है कि हम तो जो है, जो सरकार होती है वो आमतौर पे यही कहती है कि हम तो सब माफियाओं को अपने यहाँ पनाह नहीं देते, हम तो इनको खत्म करना चाहते हैं, इनका हमसे कोई संबंध लेना देना नहीं है। लेकिन पूरा अगर पॉलिटिकल सिस्टम में आप एक नजर दौड़ाएं तो चाहे वो वीआईपी गेस्ट हाउस कांड हो उत्तर प्रदेश का, जिसमें कि मायावती को मारने की कोशिश की गई थी, तो और उसके बाद अगर आप जो अभी भी वर्तमान में पिछले चुनाव हुए हैं, अगर आप देखें तो मुख्तार अंसारी की पार्टी, मुख्तार अंसारी का सपोर्ट एक पार्टी ने किया था और वो सपा के साथ जुड़ी हुई थी, और उसने क्लियरली उनको कहा कि भाई ठीक है, हम जो उनके मुखिया है उन्होंने कहा कि भाई हमारा उनसे पुराना संबंध है और हम जो है हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमारा संबंध है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। और उन्होंने उनके बेटे को मुख्तार अंसारी की जगह वहां से टिकट दिया और वो वहां से जीता। तो ये जो है अतीक वाली कहानी ऑलमोस्ट यही है कि आप चाहे वो सपा की बात करिए, चाहे बीएसपी की बात करिए, तो अगर कोई आदमी 4 या 5 बार आपका विधायक रह चुका है, 1 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका है, तो आखिरकार वो तो लॉ मेकर बॉडी में चला गया भाई। आप उसको तो वीआईपी बना देते हैं और वीआईपी बनाने के बाद में आप कहते हैं साहब कि जो है इसका तो कोई असर नहीं होगा। अरे इसका असर तो हमने खुद उसको जो है
उस जगह पर खड़ा कर दिया, आपने जो कि हमारा विजय जी ये सिस्टम बात का काफी एक महत्वपूर्ण बहुत बोली इंपॉर्टेंट। कि ये माफिया ही हमारे देश के लॉ मेकर्स बन चुके हैं, क्योंकि एमपी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी जी विजय जी, देखिए ये पलक का ये पूरा एक अच्छा इतिहास है कि अगर आप पिछला हिस्ट्री देखेंगे तो आपको आमतौर पे काफी लंबे समय से जो माफियाज हैं, जो इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, इनका राजनीतिक दलों के साथ एक संबंध रहा है। देखिए होता क्या है कि ये सारा मामला सोशल है। आपकी सोसाइटी में और आपके समाज में इस प्रकार के लोगों का वर्चस्व है, क्योंकि वो हर तरीके का आदमी समाज में रहता है और उसने अपने एक हनक कायम की, एक इकबाल कायम किया और उसके तहत उसने लोगों के बीच में अपनी छवि बनाई। और छवि बनाने के बाद में वो पार्टी को कहते हैं साहब कि इस इलाके से आप किसको खड़ा करना चाहते हैं, हम उसको जिताएंगे, आइए आप हमें बताइए आपको क्या चाहिए, आपको हर तरीके की सुविधाएं हम देने के लिए आपको तैयार है, हम जिसको कहते हैं उसको खड़ा कर दीजिए, हम उसको जितवाएंगे। जीएस सवाना जी आपके पास विजय जी द्वारा लौटूंगी। जी सवाना जी, इस बीच क्या लगता है कहीं सारे राज अब राज ही रह जाएंगे, क्योंकि अतीक ने ये बात कबूली थी कि उसके आईएसआई और लश्कर तैयबा के साथ ताल्लुकात हैं। इस बीच ये भी आज खुलासा हो रहा है कि वो G20 के दौरान इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड को करना चाहता था। देखिए, जो इस तरह के बड़े माफिया हैं, इनके जो संबंध हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। जो दुश्मन दो लोग हैं वो इस तरह के लोगों को प्लान करते रहते हैं और उनको सुविधा भी देते हैं, हथियार भी देते हैं। अब जैसे आईएसआई है, अगर आप ये देखें, टर्किश हथियार मिले सिद्धू मूसावाले की मर्डर में भी और अतीक की में, दोनों में टर्किश है। अब ये कहाँ से आ सकता है? इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर तो बहुत मजबूत है, वहां से नहीं निकल सकता। तो फिर रूट क्या बनता है? तो रूट बनता है कि वहां से पाकिस्तान, पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वो, तो वहां से ये उसके जरिए पहुंचते हैं। और इन लोगों का, इन माफियाओं का कोई भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म से और इसकी आड़ लेते हैं जब उसकी जरूरत होती है। और ये सारे मिले होते हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ है, इन्हें पता कहाँ से हथियार आ रहे हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं, वहां से ये अपना उसकी सप्लाई जो है उसको अरेंज करते रहते हैं। जहां तक बात है पॉलिटिकल नेक्सस की, ये पूरा नेक्सस चला रहा था अतीक और अशरफ, दोनों की तो हत्या हो गई, लेकिन अब उसका खुलासा कैसे होगा? देखिए जी, नेक्सस वो चला रहे थे, उनकी हत्या होगी तो इसका असर तो जरूर पड़ेगा कि उनकी जो इंटेरोगेशन होती उसमें वो ज्यादा बेहतर होगा। फिर भी पुलिस का प्रयास रहेगा कि जो उनकी कनेक्टिविटी है, जिससे है, उसको वो अनर्थ करे। और उसमें प्रयास रहेगा, ये तो जरूर है कि अगर वो जिंदा रहते और इंटेरोगेशन उनकी होती तो उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। तो वो तो है। अभी जैसे लोग कहते हैं कि भाई, कई लोग कहते हैं कि जब ये अतीक के ऊपर इन लोगों ने मारा अतीक और इसको, तो उनको जिंदा क्यों पकड़ा, उनको जिंदा क्यों पकड़ा, उनको जो है जिंदा क्यों पकड़ा? तो उसके पीछे ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अगर उनका वहां पे जी सवाना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। असद के फोन से टॉर्चर रूम का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लात, घूसों और बेल्ट से शख्स की पिटाई की जा रही है। मारपीट का वीडियो 19 जनवरी 2021 का बताया जा रहा है। असद के फोन से टॉर्चर रूम का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। ये बड़ी खबर, लात, घूसों और बेल्ट से शख्स की पिटाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश से अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। असद के फोन से टॉर्चर रूम का वीडियो सामने आ रहा है।
खुलासे पे खुलासे होते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रहे हैं, जब वीडियो में एक शख्स को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, लात घूंसों और बेल्ट से शख्स की पिटाई की जा रही है। मारपीट का वीडियो लगभग हमारे सूत्रों की तरफ से जानकारी आ रही है 19